मेरा नाम नेहा है और मैं एक परिवार में जन्मी थी जिसमें 3 भाई और प्यार करने वाले माता पिता थे। मेरे पापा राजेश एक कंपनी में मैनेजर थे और मेरी मम्मी सुमित्रा बैंक में काम करती थी। इसलिए हमारा परिवार काफी अमीर था। बचपन में मुझे सब कुछ मिला जो मैं चाहती थी। मैं सबसे छोटी और अकेली लड़की थी, इसलिए मेरे परिवार ने मुझे राजकुमारी की तरह रखा। भले ही मेरे माता पिता अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन वे हमेशा हमारे लिए समय निकालते थे। मेरी मम्मी बहुत दयालु और देखभाल करने वाली थी और मेरे पापा मुझे सुरक्षित महसूस कराते थे। मेरे भाई मुझे चिढ़ाना पसंद करते थे, लेकिन मैं जानती थी कि वे हमेशा मेरी रक्षा करेंगे। हम एक बड़े सुंदर घर में रहते थे जिसमें बगीचे और चमकते हुए झूमर थे। मुझे किसी चीज की चिंता नहीं थी। लेकिन सब कुछ बदल गया जब मैं सिर्फ 11 साल की थी और 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। ये अगस्त का एक शनिवार का दोपहर था जब मेरे भाई और मैं अपने ग्रीष्मकालीन पाठों से घर आए। हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारा घर जिंदगी से भरा होगा, लेकिन वहां अजीब सा सन्नाटा था। हमने देखा कि पापा लिविंग रूम में खड़े थे, हाथ क्रॉस किए हुए और बहुत चिंतित नजर आ रहे थे। उन्होंने हमें बताया कि मम्मी अचानक बीमार हो गई है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। हम रोए और उन्हें देखने के लिए भीख मांगी। पापा हमें उसी दोपहर अस्पताल ले गए। जब मैंने अपनी मम्मी को अस्पताल के बिस्तर पर कमजोर पड़े देखा तो मेरा दिल टूट गया। डॉक्टर गंभीर नजर आए और हमें कहा, आपकी मम्मी बहुत बीमार है। हम सब कुछ कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। वो कई दिनों तक अस्पताल में रही। हर दिन लंबा और दर्द भरा लगता था। फिर एक दोपहर वो पल आया जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। पापा और मेरे भाई घर गए ताजगी लेने और खाना बनाने के लिए, और मैं अपनी मम्मी के पास रही। एक पल में उन्होंने अपनी आंखें खोली, मुझे कमजोर मुस्कान दी और कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं मम्मी। मेरे चेहरे पर आंसू थे, लेकिन फिर उनके आसपास की मशीनें बंद हो गई और कमरा बहुत शांत हो गया। मुझे एहसास हुआ कि वो चली गई। मेरी मम्मी, जो हमेशा हमारे लिए थी, अब हमारे साथ नहीं थी। मैं रोई और उन्हें गले लगाया, ये मानने से इनकार किया। नर्स प्रिया धीरे से मुझे कमरे से बाहर ले गई। उसी समय मुझे पता चला कि मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है। अगले महीने उनका अंतिम संस्कार हुआ और फिर कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। मम्मी, जो हमेशा हमारा सहारा, हमारी देखभाल करने वाली और सब कुछ बेहतर बनाने वाली थी, हमारे जीवन का रुख बदल गई। करण और विकास, जो जुड़वा थे और मेरे बड़े भाई थे, उन्हें भी हाउस भेज दिया गया। मैं और मेरा तुरंत बड़ा भाई आरव पापा के साथ घर पर रहे। ये मेरे जीवन के सबसे बुरे दिन थे। एक शाम, मेरी मम्मी की मौत के बस 1 साल बाद, पापा एक युवा महिला के साथ घर आए। उन्होंने उसे रीता के नाम से हमसे मिलवाया। जैसे ही मैंने उसे देखा, मुझे वो पसंद नहीं आई। भले ही उसने हमें खुश करने की पूरी कोशिश की, और ये कि पापा और वो रात एक साथ बिताते थे, मेरे नफरत को और बढ़ा दिया। अगले सुबह जब वो चली गई, पापा ने हमें लिविंग रूम में बुलाया और कहा, देखो, वो महिला जो अभी चली गई, वही तुम्हारी नई मम्मी बनने वाली है। मैंने कहा, पापा, हमें नई मम्मी की जरूरत नहीं है। नेहा, अपने लिए बोलो। ओ पापा, मुझे नई मम्मी चाहिए। मैं रोज नूडल्स खाने से थक गई हूं। आरव ने कहा। मैंने सोचा कि वो हमारी मम्मी की जगह बचाने के लिए मेरा समर्थन करेगा। लेकिन जब करण और विकास बीच के ब्रेक से लौटे, मैंने शिकायत की। लेकिन आरव की तरह उन्होंने भी कुछ गलत नहीं देखा। उन्होंने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं बुरी हूं। फिर भी इससे कुछ नहीं बदला। जैसे जैसे दिन बीते, मेरी नफरत और बढ़ गई। 2 महीने बाद पापा ने आखिरकार उससे शादी कर ली और वो हमारे साथ रहने लगी। वो महिला मेरे पापा से उनके पैसे के लिए शादी की थी। मैं हमेशा अपने दोस्तों को बताती थी। शुरू में मैं उनका खाना नहीं खाती थी। मैं जो खाना चाहती थी
खुद बनाती थी। लेकिन एक रात जब मैंने नूडल्स चूल्हे पर रखे और सो गई, पापा ने मुझे डांटा, तुमने तो मेरे घर को आग लगवा दिया था। 1 साल बाद जब उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया तो पापा ने कहा, तुम खुश हो नेहा, अब तुम्हारी एक बहन है। जब मैंने अपने दोस्तों को यह खबर दी तो एक दोस्त कह रहा था, एक अमीर की बेटी कभी मेरी बहन नहीं बन सकती। जैसे जैसे बच्ची बड़ी हुई, मेरी नफरत उसकी और उसकी मां की तरफ और बढ़ गई। और इससे भी बुरा, जो सारा ध्यान मुझे सबसे छोटी और घर की अकेली बेटी होने के कारण मिल रहा था, वो उसकी तरफ चला गया। ये सही नहीं है। मैं हमेशा सबकी पसंदीदा थी। पापा हर बार जब बाहर यात्रा करते थे, उसके लिए कपड़े खरीदते थे, और आरव रोज अपने बचत के पैसे से स्कूल से लौटते समय उसे कुछ नाश्ता खरीद कर देता था। नए बच्चे के आने से पहले फ्रिज या घर के आसपास जो भी खाने योग्य मिलता था, वो मेरा माना जाता था, चाहे किसने भी गिराया हो। लेकिन सिया के पैदा होने के बाद सब कुछ बदल गया। मैं बार बार सुनती रहती थी, अरे किसने सिया का जूस पिया? वो आइसक्रीम सिया के लिए थी। तुमने कहाँ रख दिया? तुम नहीं जानते ये बेबी के लिए है। सिया ये, सिया वह। ये बहुत चिढ़ाने वाला था। भाई लोग, तुम सब इस सिया की पूजा क्यों करते हो? क्या वो कोई देवी है? मैंने आरव से एक दोपहर पूछा। क्योंकि वो हमारी छोटी राजकुमारी है, उसने जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर मैं और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। तो मैं क्या हूं? मैंने गुस्से में पूछा। रुको, मत बताओ कि तुम उस छोटी बेबी से जलती हो, उसने पूछा। जलती? मैं उससे क्यों जलूं? मैं बस इस बात से डरती हूं कि जब से वो इस परिवार में आई है, अब कोई मेरी परवाह नहीं करता। मैंने शिकायत की। वो हंसा। नेहा, अब ये सिया का समय है। तुम 15 हो जाने वाली हो। वो सिर्फ 2 साल की है। तुम अब बच्ची नहीं हो। सिया मेरी नसों पर चढ़ती जा रही थी और मैं उसे टालने की कोशिश करती थी। जब भी वो घर में होती, मैं अपने कमरे में ताला लगा देती थी, पर किसी तरह वो फिर भी आ ही जाती थी। एक शाम जब मैं रसोई में अपने लिए खाना सजाए जा रही थी, उसने मेरी असाइनमेंट वाली किताब पर कोक की बोतल गिरा दी। ये बच्ची पागल थी। उस शाम मैं अपनी किताब पर कोक की बोतल रखकर असाइनमेंट कर रही थी। क्योंकि मुझे स्नैक्स लेने पर डांट मिली थी, मैं रसोई में कुछ खाने को लेने चली गई। मैंने बोतल को अपनी किताब के पास मेज पर रखा और जैसा कि हमेशा होता था, दरवाजा बंद करना भूल गई। जब मैं वापस आई, सिया मेज के नीचे बैठी थी और हाथ में खाली बोतल पकड़े खेल खेल में मुझ पर हिला रही थी। मैं दरवाजे पर खड़ी रह गई और उसे देखने लगी। क्या उसने पूरा ड्रिंक पी लिया? मैंने अचानक सोचा। तुम यहां कैसे आई? मैंने पूछा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। मैं उसे एक हाथ से बाहर खींचने के इरादे से कमरे में घुसनी ही थी कि मेरी आंखों के सामने मजाक का सबूत था। मेज पर से तरल टपक रहा था और मेरी स्कूली बैग की तरफ बह रहा था, जो मेरे बिस्तर के पास रखी थी। मैंने बैग को हटा दिया और अपनी किताब चेक की। वो पूरी तरह गीली हो चुकी थी। मैंने चिल्लाया। उसकी मां कमरे में दौड़ी आई। क्या हुआ? क्या हुआ नेहा? वो चिंतित नजर आई। क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारी बच्ची ने मेरी किताब के साथ क्या किया? मैंने रोते हुए कहा। वो किताब देखकर तमतमा गई। सिया, तुमने अपनी बहन की किताब के साथ ऐसा क्यों किया? उसने पूछा। वो बात खुद ही उस बच्चे के किए से ज्यादा दर्दनाक थी। एक सुधार, मैं उसकी बहन नहीं हूं। मैंने कितनी बार यह दोहराना है? ओ माय डियर, मुझे माफ कर दो, कृपया उसे माफ कर दो। वो तो सिर्फ एक बेबी है, उसने कहा और सिया को खींचते हुए कमरे से चली गई। वो सिर्फ एक बेबी है, बस वही सब कुछ है। यही सब मैं हर दिन सुनती रहती थी। कल मैंने अपना स्कूल बैग बालकनी से नीचे फेंका और आज मेरी असाइनमेंट की किताब। कौन जाने कल क्या होगा। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं सुनिश्चित करूंगी कि उस लड़की को एक सबक सिखाऊं जो वो कभी न भूले, मैंने खुद से कहा। तो उसी रात जब उसकी मां ऊपर अपने कमरे में थी और मेरे भाई उनके वीडियो गेम में मग्न थे, मैंने सिया को उठाया,
वो मेरे भाइयों के पीछे आ जा रही थी और चुपके से उसे घर के बाहर रख दिया। मैंने उसे घर के बाहर दरवाजे के पास छोड़ा और पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। फिर मैं अपने भाइयों के साथ लिविंग रूम में बैठ गई और उस नाटक का इंतजार करने लगी जो जल्द ही होगा। रीता बहुत बाद में नीचे आई, जब वो अपने कमरे का काम कर चुकी थी। वो अलग सोफे पर बैठी और आसपास देखने लगी। सिया कहाँ है? उन्होंने पूछा। किसी ने खासकर जवाब नहीं दिया। लड़के अपने गेम में व्यस्त थे। तुम्हारी बहन कहाँ है? उसने थोड़ी ऊंची आवाज में दोहराया। इस बार उन्होंने अपना गेम रोका और चारों ओर देखा। वो यहां कुछ ही मिनट पहले थी नेहा। तुमने उसे नहीं देखा क्या? करण ने पूछा। नहीं, मैंने सिर हिलाया। तुमने उसे कहाँ छोड़ा? विकास ने पूछा। आरव उठकर रसोई में गया, पर कुछ मिनट बाद वो लौटकर बिना सकारात्मक खबर के आया। पर वो अभी यही थी, करण कह रहा था। करण ऊपर जाकर ढूंढो, वो हमेशा बिखरती रहती है, आंटी रीता कह रही थी। धीरे धीरे खोज गंभीर हो गई और सब जुड़ गए सिवाय मेरे। आंटी रीता ऊपर नीचे दौड़ रही थी और किसी पागल की तरह परेशान करने वाले सवाल पूछ रही थी। क्या तुमने फ्रिज देखा? क्या तुमने अलमारी देखा? वो बार बार लड़कों से पूछती रही। किसी के दिमाग में बाहर की तरफ देखना नहीं आया। एक बात यह थी कि दरवाजा रात के लिए लॉक था और सभी जानते थे कि सिया अपने आप उसे नहीं खोल सकती थी। कुछ समय बाद दरवाजे पर जोर जोर से धक्का हुआ। विकास दौड़े और दरवाजा खोला और तब मैं अपनी सीट से उठी। वो सरिता थी, हमारे सुरक्षा गार्ड की पत्नी। तुम लोगों ने ये छोटी बच्ची बाहर क्यों छोड़ दी? उसने पूछा। जैसे ही दरवाजा खुला, आंटी रीता डाइनिंग रूम से चिल्लाई, आओ और अपनी बच्ची को देखो। वो हमें गेट तक ले जाती हुई आगे बढ़ी। हम उसके पीछे दौड़े। वाह मैडम, आप बहुत भाग्यशाली हैं, वो कह रही थी। जब हम गेट पर पहुंचे, हमने सिया को सुरक्षा गार्ड रमेश की गोद में बिना कपड़ों के और बेहोश पाया। वो उसके पेट पर दबाव डालते हुए दिख रहे थे। मेरी बेटी को क्या हुआ? आंटी रीता चीख पड़ी। सुरक्षा गार्ड बोलने लगा, मैडम, बच्चे लगभग डूब ही गई थी। जब मैं पिछवाड़े से पानी लेने जा रहा था, मुझे किसी चीज का पानी में गिरने जैसा आवाज आया। जब मैंने टॉर्च चालू की तो मैंने ये बच्ची पानी में संघर्ष करती हुई देखी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने सिया को बाहर लॉक किया, लेकिन मेरा कभी कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। मैं बस उसे उसके किए के लिए सजा देना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि वो पूल के पास जाएगी। ये लड़की बाहर कैसे आई? मेरे भाई आपस में पूछते रहे। तभी उसने छींक मारी। धन्यवाद भगवान, सब साफ है। धन्यवाद ईसा, मैंने धीरे धीरे कहा। कृपया मैम, आप लोग और सावधान रहें, उस आदमी ने कहा और बच्ची को मां के हाथ सौंप दिया। आंटी रीता ने धन्यवाद कहा और हम सभी सिया को रोते हुए लेकर घर वापस आए। कृपया किसी को मत बताना कि आज रात क्या हुआ, आंटी रीता ने हमसे कहा। जैसे ही हम घर में आए, मैं सीधे अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। मैंने बड़ी राहत की सांस ली और बिस्तर पर गिर पड़ी। आज रात मैं मां बन ही जाती अगर पूल की घटना नहीं होती, मैंने अपने आप से कहा। उस घटना के बाद मैंने देखा कि सिया अचानक मुझसे डरने लगी। जब भी वो मुझे देखती, वो या तो रोते हुए भाग जाती या पास किसी को कसकर पकड़ लेती। बिना कहे वो मेरे कमरे से दूर रहने लगी। मैंने इसे परेशान होने नहीं दिया। किसी को भी उस रात के बारे में शक नहीं हुआ। हालांकि मुझे खुद उस रात किए गए काम का बहुत पछतावा था, लेकिन ये सब कुछ नहीं बदला। मेरी मां और बेटी दोनों के लिए नफरत अभी भी बहुत मजबूत थी। ये बच्ची तुमसे क्यों डरती है? आरव ने एक सुबह पूछा, जब मैं लिविंग रूम में आई और सिया किसी को गले लगा रही थी। मुझे कैसे पता चले? मैंने जवाब दिया। क्या तुम सुनिश्चित हो कि तुम्हारे हाथ साफ है? उसने मजाक किया और हम हंस पड़े। अगर वो जानता कि वो सच के कितने करीब था। उस घटना के 2 महीने बाद मैं गंभीर रूप से बीमार हो गई और मुझे वही बीमारी हो गई
जिसने मेरी मां को मार डाली थी। किडनी फेल्योर। मेरा परिवार टूट गया। भले ही मैं मर रही थी, मैं नहीं चाहती थी कि आंटी रीता या उसकी बेटी मेरे पास, मेरे बीमार बिस्तर के आसपास हो। उन्हें यहां देखने से मेरी बीमारी और बढ़ जाती है। मैंने पापा से कहा। मेरी हालत को देखते हुए उन्होंने मेरी बात सुनी और उन्हें अस्पताल आने से रोक दिया। मुझे 3 हफ्तों से ज्यादा समय तक डायलिसिस पर रखा गया। पापा दाता खोजने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। पैसे कभी समस्या नहीं थे। मुझे पता था कि अगर जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपनी किडनी दे दी होती। वैसे भी उन्होंने मेरी मां को दे दी थी। क्या पता चला? हमें अंत में दाता मिल गया। विकास ने एक शाम मुझसे कहा, जब मैं लगभग हार मान चुकी थी। मैं हंसते हुए मुस्कुराई। मुझे एक और मौका मिल गया, ये सोचकर खुशी हुई। ऑपरेशन सफल रहा। जब मैंने अपनी आंखें खोली, पहला व्यक्ति जो मैंने देखा वो आरव था, मेरे बगल में बैठा। सिया आराम से उसके गोद में बैठी थी। जैसे ही मैंने आंखें खोली, वो उसके सीने पर गिर पड़ी और रोने लगी। वापस स्वागत है नेहा, भगवान का शुक्र है तुम ठीक हो गई, उसने कहा और बाकी परिवार को बुलाने के लिए बाहर दौड़ा। घर लौटते समय मैंने वो सवाल पूछा जो मेरे दिल में ठीक से ठहरा था, तुम उसके साथ क्यों आए? मैंने बेबी की तरफ इशारा करते हुए पूछा। उसे घर पर अकेले नहीं छोड़ सकते थे, करण ने जवाब दिया। क्या? मैंने हैरानी से पूछा। अकेले छोड़ने का मतलब क्या है? उसकी मां यहां नहीं है। वे सब एक दूसरे को देखकर सांस भरते रहे। कोई मुझे बता सकता है कि यहां क्या चल रहा है? मैंने पूछा। मामला यह है कि रीता मर चुकी है, पापा ने अपनी आंख पोंछते हुए कहा। कैसे? मैंने चौंक कर पूछा। वो तुम्हें बचाने की कोशिश करते हुए मर गई, आरव ने जोड़ा। मैं अब भी नहीं समझ पा रही, बचाने की कोशिश करने का क्या मतलब? मैंने पूछा। असल में वो किडनी की दाता थी, विकास ने समझाना शुरू किया। क्या? मैंने कहा। हां, वो तुम्हें ऐसे मरते नहीं देख सकती थी। वो तुम्हें यह साबित करना चाहती थी कि उसने तुम्हें प्यार किया, भले ही तुमने उसके प्यार का बदला नफरत से दिया। लेकिन दुर्भाग्य से वो सफल नहीं हो पाई। वो ऑपरेशन के 3 घंटे बाद मर गई, विकास ने कहा। मैंने अपने मुंह में कुछ खारा सा स्वाद महसूस किया और तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं आंसू बहा रही थी। मैं इतनी बुरी कैसे हो सकती थी? मैं उस व्यक्ति से नफरत कर रही थी जिसे मुझे प्यार करना चाहिए था। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मेरे 500 सालों की कहानियां थी, जादूगरों और बुरी सॉस के बारे में, और मैं सोच रही थी कि सब एक जैसे हैं। मुझे आखिरकार समझ आया कि मैं उन्हीं लोगों जैसी बन गई थी जिनसे मुझे डर लगता था। आंटी रीता हमेशा मेरे लिए मां जैसी रही है और मैं उन्हें वैसा नहीं मान रही थी जैसा वे थी। वो निस्वार्थ, सहनशील थी और उन्होंने मुझे प्यार दिखाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैं नफरत में अंधी थी। मरने से पहले उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश छोड़ा था। तुम्हें सिया को अपने खून की तरह स्वीकार करना चाहिए ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। करण ये कहते हुए रह गया। उसके बाद मैंने आरव से बच्ची को लिया और उसे अपनी गोदी में प्यार से पकड़ लिया। जन्म के बाद पहली बार। भले ही वो रो रही थी और अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रही थी। मैं तुमसे प्यार करती हूं, मेरी प्यारी बहन, मैंने रोते हुए धीरे से कहा। उस शाम मैंने अपने पापा को मना लिया कि वो मुझे कब्रिस्तान ले जाए जहां वो दफन थी। वहां मैंने उसकी प्यारी आत्मा से माफी मांगी। जहां तक सिया की बात है, मुझे कभी नहीं पता था कि वह एक छोटे से एंजेल जैसी है। हालांकि उसे मुझे स्वीकार करने में समय लगा। अब हम अच्छे हैं और वो मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। मैं हमेशा सोचती रहती थी कि मैंने अपनी सोच पर ईर्ष्या कैसे हावी होने दी। सिया सिर्फ एक बच्ची थी। अब 5 साल हो गए हैं, लेकिन मैं हर साल के अंत में कब्रिस्तान जाती हूं, उस व्यक्ति को सम्मान देने के लिए जिसने मेरी जिंदगी के लिए अपनी जान दी। इस कहानी का नैतिक सबक यह है कि हमारे रिश्तों में नफरत और ईर्ष्या से बचना चाहिए
और किसी को जानने से पहले नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हम जीवन की महत्वपूर्ण और सुंदर चीजों से चूक सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को देखने के लिए। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद और भगवान आपका भला करे।